हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नवाली 1.1। हम लोग का प्रश्न देख सकते हो। पहला चैप्टर क्या है? परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर। ठीक है, तो पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के साथ साथ परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो आइए उसी को हम फटाफट यहाँ पे जो दिया हो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जितने भी यहाँ पे लिखा हो देखो, गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी जितने भी गिनती की संख्याएं हैं, ठीक है, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब देखो आगे पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं हम किसे बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर जितने भी काउंटिंग नंबर है उसमें अगर हम आगे जीरो लगा दे पहले, ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? पूर्ण संख्याएं बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूर्णांक, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। अतः यानी यहाँ पे देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 आगे इत्यादि पूर्णांक है। यदि जीरो से लेकर जितने भी काउंटिंग नंबर है, जीरो से लेकर काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। और उससे अगर नेगेटिव में जाएंगे तो -1 -2 -3, इन सभी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक देखो किसे बोलते हैं? जितने भी पॉजिटिव संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 इत्यादि आगे तक जाएंगे, ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक किसे बोलते हैं? जितने भी नेगेटिव वाले संख्या, जैसे जिसमें माइनस लगा हुआ है, -1 -2 -3 -4, इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो वो कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। आइए संख्याओं को हम साधारण समीकरणों एवं उनसे प्राप्त हल द्वारा समझते हैं। निम्न समीकरणों पर विचार करते हैं। x + 3 बराबर 11 दिया हुआ है। ये क्या है? समीकरण 1। देखो यहाँ पे x + 3 बराबर 11, ये समीकरण 1 है। इसको अगर हम यदि हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो x + 3 बराबर 11 दिया हुआ। ठीक है, तो x और ये जो 3 है इसको हम यदि बराबर के उस साइड लेके जाते हैं तो यह माइनस में हो जाएगा। इसका ये जो साइन है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 11। ये जो प्लस में है वो उधर में -3 हो जाएगा। ठीक है, x = -3। यहाँ पे हम इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8। ठीक है, x का मान 8 आया इस समीकरण को सॉल्व करने पर। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ हल करने पर x बराबर 8 प्राप्त होता है, क्योंकि x का यह मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, यहाँ हल 8 एक प्राकृतिक संख्या है। जो x बराबर 8 आया, ये क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरे समीकरण में, इस समीकरण में देखिए x + 4 = 4 दिया हुआ। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? देखो x + 4 = 4 दिया हुआ। ठीक है, यदि हम x इस 4 को प्लस को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 4 - 4, तो ये क्या बन जाएगा? x = 0, x बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, हल करने पर x बराबर 0 प्राप्त होता है, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऐसे में यदि हम प्राकृतिक संख्याओं तक ही सीमित रहें तो समीकरण 2 को हल नहीं किया जा सकता है। अतः प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल किया गया और इस नए संग्रह को पूर्ण संख्याओं का नाम दिया गया। अब इस समीकरण को देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? यदि हम x बराबर जो 0 प्राप्त हुआ, इसको अगर हम प्राकृतिक संख्या तक अगर सीमित रहते हैं तो केवल प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा, तो 0 को इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। आगे क्या बोलते हैं इसको पता ही नहीं। तो यदि हम जितने भी काउंटिंग के नंबर है उसमें अगर 0 पहले लगा देंगे तो वो क्या
होल नंबर बन जाएगा। तो उसी उसी को यहाँ बोला गया है कि पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि जीरो लगा देंगे तो पूर्ण संख्या इसका नाम दे दिया गया, ठीक है। अब इस समीकरण में देखिए x प्लस 13 इज इक्वल टू 6, इसको अगर यदि हम लोग सोल्व करते हैं 6, ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर इस 13 को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो यह प्लस में है तो यह माइनस में आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -7। आप लोग को पता होगा कि जो बड़ा रहता है, बड़ा जिसका साइन बड़ा रहता है वही लिखा आता है। तो यहाँ 13 बड़ा है 6 से, तो इसका साइन माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है x बराबर -7 प्राप्त होता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। अतः ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए पूर्ण संख्या भी पर्याप्त नहीं है, ठीक है। पूर्ण संख्या तक अगर हम सीमित रहेंगे तो ऐसी संख्या को सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार हम पूर्ण संख्याओं से आगे संख्या के एक ऐसे नए संग्रह के बारे में सोचने को प्रेरित करते हैं जिसमें पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को शामिल किया जा सके, और इस नए संग्रह को पूर्णांक नाम दिया गया, ठीक है। जैसे देखो x, अगर यदि हम पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या तक रहेंगे तो ये x बराबर -7 आएगा, इसको तो नहीं फिर काउंट किया जा सकता था। इसीलिए यहाँ पे एक और नया नंबर सिस्टम, एक और नया लाया गया पूर्णांक, ठीक है, जिसमें पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक भी है, ठीक है, शामिल। तो इसी को बोलते हैं पूर्णांक बोला गया। इस प्रकार हमें संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम को प्राकृतिक संख्याओं से पूर्ण संख्याओं तक और पूर्ण संख्याओं से पूर्णांकों तक विस्तृत किया। आइए अब इन समीकरणों पर विचार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दो समीकरण दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो दो समीकरण दिया गया है, इसको ये हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 x को जब हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो आपको पता होगा जो यहाँ मल्टीप्लाई में रहता है वो इधर जाता है, बराबर के उस साइड तो डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है तो ये जो मल्टीप्लाई में है इसको उधर लेके जाएगा बराबर के उस साइड, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3 x का मान क्या आ गया, 3/2। अब यहाँ पे देखो एक और समीकरण दिया गया है 7x + 5 = 0। ठीक है। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, देखो आप लोग को हम बताए थे कि जो ये 5 है इसको यदि प्लस में है उधर लेके जाएंगे बराबर के उस साइड तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो -5, ठीक है। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है उसको उधर लेके जाएंगे = उधर, तो वो चल जाएगा डिवाइड में, ठीक है। x का मान ये 1 यह प्राप्त होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या इनके हल पूर्णांक होंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, आपसे पूछ रहा है क्या इनके हल पूर्णांक होंगे। समीकरण 4 को हल करने पर x बराबर 3/2 तथा समीकरण 5 को हल करने पर x बराबर -5/7 प्राप्त होते हैं, जो पूर्णांकों के संग्रह में शामिल नहीं है। इसके लिए हमें संख्या पद्धति को और आगे विस्तार करने की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं के समूह की तरफ अग्रसर होते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो हमको x बराबर 3/2 और -5/7 प्राप्त हुआ, इसको यदि हम यहीं तक सीमित रहते, पूर्णांकों तक ही सीमित रहते, तो इस सब को तो हमको पता नहीं था क्या बोलेंगे। तो इसीलिए इन सब को पता करने के लिए जो ये संख्या आया इसको परिमेय संख्या नाम दे दिया गया, ठीक है, नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाकर। यहाँ फिर देखो अब जो परिमेय संख्या, ये जो परिमेय संख्याएं हैं, इस परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसे देखते हैं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक है। p/q यानी कि जैसे 3/2, तो ये हो गया p/q। तो यही चीज़ बोल रहे हैं p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, लिखा जा सके जहाँ p तथा q पूर्णांक है,
पी और क्यू क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक तो आप जान ही रहे हो क्या किसे कहते हैं? जो माइनस वाला प्लस प्लस जीरो सबको लिख सकते हो उसी को पूर्णांक बोलते हैं। तो वही पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का मान, ये जो क्यू है यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी 3/0 हम नहीं लिख सकते, ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है, ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो के बराबर ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। उदाहरण देख लो आप, यहाँ पे देखो जैसे दिया हुआ है 2/5, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। -2/5 ये भी एक परिमेय संख्या है। -2/3 ये भी एक परिमेय संख्या है। 7/-15 ये भी परिमेय संख्या है। -6/-15 ये भी परिमेय संख्या है, आदि परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ 0/1, यानी यहाँ पे देखो 0/1 ये परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन ये जो है 3/0 यह परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ये परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। 2/7 यह भी परिमेय संख्या। -9/1 ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसी परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो, धनात्मक या ऋणात्मक कहलाते हैं। उदाहरण के हिसाब से देख सकते हो 2/5, यहाँ पे देखो इसका जो चिन्ह है वो समान है, अंश और हर दोनों का जो चिन्ह है वो समान है, देख सकते हैं। ये यहाँ पे देखो 2/5, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है। तो इसका इन दोनों का चिन्ह जो है वो समान है, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -1/-4 दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी देखो ऊपर भी साइन और ऊपर नीचे भी साइन, दोनों सेम है, ये साइन दोनों सेम है, तो ये भी धनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है, -1/-4 दिया हुआ है, -3/-2 दिया हुआ है। इन सब में ऊपर और नीचे दोनों का चिन्ह जो है वो समान है, यानी माइनस है तो माइनस ही में है दोनों, और प्लस है तो दोनों प्लस में ही। तो इन सभी संख्या को क्या बोलते हैं? धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। बी में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऐसी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है यदि उनके अंश तथा हर दोनों के चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो, यानी कि बराबर नहीं हो। जैसे उदाहरण में दिया हुआ -2/3, -3/5, 8/-3, 5/-12 इत्यादि ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखो यहाँ पे -3/2, तो यहाँ पे देखो ये इसका साइन प्लस में है, इसका माइनस में है, तो ये दोनों जो है वो एक समान नहीं है, ठीक है। तो ये कहलाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समतुल्य परिमेय संख्या, यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्योत्तर यानी नॉन जीरो, जो जीरो के बराबर है, नॉन जीरो, ठीक है, पूर्णांक से गुना करने या भाग देने पर हमें दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के हिसाब से आप देख सकते हो 2/3 और -6/9 समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि -2/3 दोनों को यदि हम 3/3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6/9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो -2/3, इसे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो ये -6/9 आ जाएगा, तो ये क्या है? समतुल्य परिमेय संख्या है। इस प्रकार -15/21, यदि -15/21 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -5/7। यहाँ पे -6/9 को यदि हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी 3 से डिवाइड करेंगे, नीचे भी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2/3, अतः -15/21 तथा -5/7 समतुल्य परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्याओं की तुलना, यानी कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। हम जानते हैं कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है, यानी देख सकते हो 2/5
धनात्मक परिमेय संख्या जितना भी है वो 0 से बड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे बी में बोल रहा है प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है, यानी कि -2/5 ये क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, वो 0 से छोटा होता है, ठीक है। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, यानी कि देखो ऋणात्मक परिमेय संख्या उससे धनात्मक परिमेय संख्या वो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। उदाहरण नंबर 1, आप उदाहरण को जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैथ को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान लगेगा, ठीक है। तो मैथ कठिन नहीं होता है, ये प्रैक्टिस करने का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान लगेगा, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण नंबर 1, उदाहरण भी कभी कभी एग्जाम में दे देता है, ठीक है, इसलिए इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ -3/4 और -5/6 में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो एक संख्या -3/4 बराबर 3 × -1 -3 × -1। यहाँ पे माइनस इसलिए ऊपर नीचे माइनस क्यों मल्टीप्लाई किया गया, ताकि ये माइनस जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो -3/4 बन गया। दूसरी संख्या -5/6, ठीक है, -5/6। और यहाँ पे देखो 4 और 6 का लसा यानी कि लघुत्तम समाप्त वर्त 12 है। यहाँ पे आप देख लो लघुत्तम समाप्त वर्त यानी LCM कैसे निकालेंगे। LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट मल्टीपल, ठीक है। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 और 6, ठीक है, इसका LCM दिया हुआ 12, यानी देखो कैसे निकलता है LCM, आपको पता नहीं होगा। इसका जब हम LCM निकालेंगे गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहले हम 2 से लेंगे, कितना सबसे छोटा जो कट रहा है इन दोनों, तो 2 से कट रहा है, 2 × 2 = 4 और यहाँ पे आएगा 2 × 3 = 6। फिर देखो 2 से कट रहा है, 2 × 1 = 2 और 3 उतर गया, जो नहीं कटेगा उसको 10 का 10 उतार देना, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 3 से जा रहा है, 3 ये 1 से चल गया, ठीक है। यहाँ पे देखो इन जितना भी संख्या है उनको गुना कर देंगे, 2 × 2 × 3 = 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, इधर से 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, ठीक है। तो ये इसका लास्ट है, यानी कि लघुत्तम समाप्त वर्त आया, जो आया 12 आया। तो इसे आप LCM भी बोल सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में LCM बोलते हैं और हिंदी में यानी लघुत्तम समाप्त वर्त, ठीक है। तो वहीं पे यह दिया हुआ है, देखो आप, हम आपको निकाल के दिखाएं, ठीक है। तो यही चीज़ आप यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट दिया हुआ है 12, ठीक है। इसलिए -3/4 बराबर -3/4, इसको कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे कि वो 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी लास्ट जो अभी हम इसका LCM निकाले वो 12 था, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, तो 3 से करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 3 = -9 और यहाँ पे 4 × 3 = 12 तथा -5/6 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, जो मेरा आएगा 12 जो LCM था, ठीक है। तो यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12, तो 6 × 2 = 12। तो यहाँ पे ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे वही सेम, तो यहाँ पे 5 × 2 = -5 × 2 = आ जाएगा -10, ठीक है। यहाँ पे अस्पताल देख सकते हैं -9 जो है वो -10 से बड़ा है, आपको पता होगा। जीरो 1 2 3 आगे जाता रहेगा, ठीक है। और इधर आएंगे -1 -2 -3। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जीरो से इधर जाएंगे तो इधर जितना बड़ा रहेगा वो उतना बड़ा, जैसे 1 और 2, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। इन दोनों में से कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। इधर जो जितना
छोटा रहेगा नेगेटिव साइड में, जो जितना छोटा रहेगा वो उतना बड़ा रहेगा, और इधर पॉजिटिव साइड में जो जितना बड़ा रहेगा वो उतना बड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1 -2 से बड़ा है, -2 -3 से बड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है -10 से बड़ा है -9। ठीक है, तो -9/12 और -10/12 में बड़ा है -9/12, इसलिए -3/4 बड़ा है -5/6 से। ठीक है, यहाँ पे जो निकालना था माइनस, इनमें से में पूछ रहा था कौन सी संख्या बड़ी है, तो -3/4 बड़ा है -5/6 से। ठीक है, आपको ये पता चल गया। आइए अब हम देखते हैं परिमेय संख्या का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड न हो, यानी कि उसका अंश और हर में कोई एक के अलावा कोई और दूसरा गुणनखंड ना हो। ठीक है, वही चीज़ बोला। उदाहरण में देख सकते हो 3/5 -7/8 और 2/5 -8/11 इत्यादि। अंश और हर दोनों में देखो एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है इन सब में। ठीक है, उदाहरण 2 में यहाँ देखो क्या बोल रहा है, मानक रूप में बदलिए। तो ए में दिया हुआ 36/24 और बी में दिया हुआ -9/-12। तो ए में देखो 36 और 24 का मासा यानी कि HCF महत्तम समाप्त वर्ग 12 है। आप लोग देख लो कैसे महत्तम यानी HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, 36 और 24। ठीक है, 36 और 24 दिया हुआ है, तो इसका महत्तम समाप्त वर्ग वैसे गुणनखंड विधि से निकलता है। तो 2 से सबसे पहले कितना छोटा संख्या से काट सकते हैं, तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 9 18। अब देखो 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से, 3 3 जा 9। तो 36 का क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अब 24 को काटेंगे, इसको करेंगे गुणनखंड, तो 2 से जाएगा, 12 दूनी 24 होता है। ठीक है, फिर 2 से लेंगे, 2 6 के 6 दूनी 12 होता है, फिर 2 से लेंगे 2 2 तिहाई 6। ठीक है, अब इसका लिख देंगे हम, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे हमको देखना है कि कौन इन दोनों में से में कौन कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 2 आ गया कॉमन। ठीक है, फिर एक और यहाँ से आ रहा है कॉमन। ठीक है, और यहाँ पे एक देखो 3 आ रहा है कॉमन। अब जो कॉमन आया है उसको लिख देते हैं। ठीक है, 2 × 2 × 3 HCF करने के लिए 2 × 3 जब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6 6 2 जा 12, तो 12 इसका HCF आ गया। ठीक है, HCF मतलब HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF का फुल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो देख सकते हो 12 इसका मासा आ गया था, यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है। 36 और 24 का मासा यानी महत्तम समाप्त वर्ग 12 है, अतः 36 बाय -24। तो जब जो मासा 12 निकला, इससे अगर डिवाइड करेंगे 36 को तो -3 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, यही जो माइनस है ऊपर चल गया। ठीक है, तो -3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब बी में देखो इसका जो निकल गया मानक रूप 36 बाय -24 का मानक रूप आ गया -3/2। अब यहाँ पे बी में देखिए। ठीक है, -9 बाय -12 का मानक रूप निकालते हैं, तो -9 और 12 का मासा यानी कि महत्तम समाप्त वर्ग निकालेंगे तो 3 आएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं हम। इसको यदि हम करते हैं 3 से जाएगा, ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9,
3 1 जा 3, यहाँ पे इसको लेंगे 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 3, 12 का देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये 3 3 मिल रहा है, ठीक है। और ये सब देखो नहीं मिल रहा है, तो ये जो 3 है इसका HCF हो जाएगा 3। इसे हिंदी में बोलते हैं माँ स, यानी कि महत्तम समाप्त वर्त, ठीक है, हिंदी नाम है इसका HCF का। तो वहीं पे यहाँ पे दिया हुआ इसका मासा निकल गया 3 है, ठीक है। तो अतः -9/-12 बराबर -9/-12, इसको हम 3 जो मास से निकला उसी से डिवाइड कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों, नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में दोनों में, ठीक है, यानी अंश और हर दोनों में 3 से डिवाइड कर देंगे। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, और इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मानक रूप निकल जाएगा 3/4। अब यहाँ पे आगे देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। उदाहरण नंबर 3, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो ये जो दिया हुआ है इनके बीच में 3 3 परिमेय संख्या निकालना, ठीक है। तो 1/3 और 3/5, इनके पहले हर को समान करेंगे, यानी इसके लिए 5 5 और 3 का लसा यानी लघुत्तम समाप्तवर्ती LCM 15 है। तो निकाल के आपको हम बताते हैं 5 और 3। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये जाएगा एक बार, सबसे पहले 3 से जाएगा, ठीक है। तो 5 रह जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, फिर यहाँ से जाएगा 5 से, ठीक है। 5 1 जा 5, ये 1, तो 3 इंटू 5, इसका आ जाएगा लस, यानी कि इसको गुना कर देंगे 15। तो यही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, तो यही पे लस दिया हुआ है 15, ठीक है। इसलिए 3/5 बराबर, इसको जो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 15 आएगा। तो देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। और 1/3 इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आएगा, तो वही 5 से करेंगे, ऊपर नीचे दोनों 5 से फिर कर देंगे, ठीक है। तो 5/15 आ जाएगा। अब 5/15 जो छोटा है 6/15 से, ठीक है। ये 7/15 से छोटा है, और 8/15 से ये छोटा है, और 9/15 से ये छोटा है, ठीक है। तो अतः 1/3 और 3/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं, 6/15, 7/15, 8/15 है। बी में हर को समान करने के लिए, बी में देखो -2 और -3 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया हर को समान करने के लिए -1 बराबर -5/5। जब देखो ये -5/5 लिखा है, इसको काटेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तथा -2, तो यहाँ पे किस -10/5, इसको जब काटेंगे तो -2 आ जाएगा, लिखते हैं, ठीक है। अतः -10/5 जो है छोटा है इससे, -9/5 से, ये छोटा है -8/5 से, ये छोटा है -7/5 से, ये छोटा है -6/5 से, ये छोटा है -5/5 से। आपको हम बताया था जो नेगेटिव में जो जितना ज़्यादा छोटा रहेगा वो उतना बड़ा रहेगा। देखो -10 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे छोटा है, ये -5 इन सब में से में सबसे छोटा है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यह -2 -9/5 से छोटा है, ठीक थी छोटा है। और यहाँ पे ये जो इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ठीक है। अतः 2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं हो जाएगा -9/5, -8/5, -7/5, ठीक है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। तो आपको बताते हैं क्या होता है।
इसे अंग्रेजी में बोलते हैं असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम, यानी कि छोटे से बड़ा में जाना, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जैसे बोलेगा 3 6 8 7 5, इसको हाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। कैसे लिखोगे? सबसे छोटा है 3, उससे फिर बड़ा है 5, उससे बड़ा है 6, उससे बड़ा है 7, उससे बड़ा है 8। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम, ठीक है। इसको यही चीज़ जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 3 6 8 7 5, तो इसको घटते क्रम में लिखना है, यानी कि बड़े से छोटा की ओर जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा 8 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया आरोही क्रम किसे बोलते हैं और अवरोही क्रम किसे बोलते हैं। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको लिखने के लिए पता चल गया होगा। आरोही क्रम रहेगा यानी असेंडिंग ऑर्डर रहेगा, तो इसे हम नीचे छोटे से बड़ा की ओर जाएंगे, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे। और अवरोही क्रम रहेगा यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ आरोही क्रम में लिखने के लिए बोला है। तो 5/8, 7/12, -5/16, -1/3। तो हरो यानी हरो 8, जिसको हर दिया हुआ, ठीक है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, आपको पता है। ऊपर वाला डिनोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो वही चीज़ हरो 8 12 16 3 का लासा, यानी इन सब का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 48 आएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आप तो सीख ही चुके हो, तो आप निकाल लेना, ठीक है। इन सब का एलसीएम निकालना 48 आएगा, ठीक है। 5/8, तो कितना से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि आएगा 48 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 6 करेंगे, ऊपर नीचे दोनों करेंगे तो 30/48 आ जाएगा। इसको इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, तो 4 से करेंगे तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। और यहाँ पे देखो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 से ऊपर और नीचे दोनों में करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो -1/3, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 आएगा, तो 16 से करेंगे तो 16 से ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे तो इतना आ जाएगा -16/48। तो अब चूँकि 30 बड़ा है 28 से, 28 बड़ा है -15 से, -15 बड़ा है -16 से, ठीक है। या 5/8 बड़ा है 7/12 से, -5/16 बड़ा है -1/3 से, ठीक है। तो अतः आरोही क्रम हो जाएगा 5/8 7/12 -5/16 -1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हो आरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में, ठीक है। बड़े से छोटे की ओर में जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो आप सबको पूरा समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1, ठीक है। तो इतना जितना हम आपको बताए वो सब को एक बार अपने बुक से आप पढ़ लेना और अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आप हम लोग को बताएंगे प्रश्नावली 1.1, ठीक है। तो पढ़ लेना, इसके लिए तैयारी कर लेना, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।